भोजशाला मामले को लेकर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के बाद आज पहला शुक्रवार था जिसमें भोजशाला में नमाज अदा नहीं की गई, बल्कि वहां आरती और घंटे घड़ियाल के स्वर गूंजे। मुस्लिम समाज के कई लोगों ने धार शहर की अन्य मस्जिदों में नमाज अदा की, वहीं कुछ लोगों ने अपने घरों में आज जुम्मे की नमाज अदा की गई। मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी के सदर अब्दुल समद ने कहा कि प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक हमने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आज अपनी अपनी सुविधा के अनुसार धार शहर में मस्जिदों में और अपने घरों में नमाज अदा की। साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज अतिशीघ्र माननीय सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में अनुमति लेकर आएगा। इसके अलावा कई मुसलमानों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध भी दर्ज करवाया। हाँ ठीक, इसको बीच में 2 मिनट इसको इसमें यहाँ ले अरे दे बस ठीक है भैया, हाथों में आपने काली पट्टी बांधकर अपने घरों पर ही नमाज पढ़ी है। देखिए, हमने जो माननीय हाईकोर्ट का नियम और जो संविधान के दायरे में रह के हमें प्रशासन ने जो आदेशित किया था, कल हमारी जो परसों हमने परमिशन के लिए आवेदन भी किया था कि हमें कमाल मुल्ला मस्जिद में नमाज अदा या उसके परिसर में जो हमारी निजी संपत्ति, हमारी निजी ज़मीन है, वहाँ नमाज अदा करने की परमिशन दी जाए। लेकिन प्रशासन ने वो कल शाम को 4 बजे सारी परमिशनें हमारी निरस्त कर दी और ये कहते हुए निरस्त की कि लॉ एंड ऑर्डर और माननीय हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। तो हम यही कहते हुए हमने समाज से अपील भी की थी कि कल जहाँ भी जुमे की नमाज़ें मस्जिदों में होती आई है, वहाँ आप नमाज जुमा अदा करें। और अगर किसी तरह कोई मोहल्ले में अगर आपकी मस्जिदों में जुमा की नमाज की प्रैक्टिस नहीं है या नहीं अदा की जाती हो, तो आप अपने घरों की छतों पर, अपने घरों के आंगन में, अपने निजी स्थान पर जहां आपको जगह मिले, काली पट्टी बांध करके विरोध स्वरूप 2 रकात नमाज निफिल अदा करिए खुदा की शान में, और अल्लाह से दुआ करिए कि कमाल मुल्ला मस्जिद वापस से मुसलमानों के हक में आ जाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हम लोग जो गए हमारा केस लेकर के, वहाँ हमें न्याय मिल सके। यही आज हमने विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की और हमारी आवाज़ को पूरी दुनिया में पहुंचाने की कोशिश की है कि किस तरीके से माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक लोगों के साथ और मुस्लिमों के साथ खास करके कैसा अत्याचार किया जा रहा है, उनकी बातों को दबाया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ये हमने बताने की कोशिश की। हमारा कारोबार भी, हमारी दुकानें भी, हमारा बिजनेस भी आज हमने बंद रखा है विरोध स्वरूप। जो संविधान के दायरे में आता है हमने वो सब करने की कोशिश की है जो हमें हमारे संविधान ने सिखाया है। जो कमाल मौलाना का जन्मदिन है तो क्या है पूरा? जी बिल्कुल, ये जो कल कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय ने साफ शब्दों में ये निर्देशित किया है धार की सभी जनता को कि जो नई प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो वहाँ पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं की गई है, और जो पुरानी परंपरा वहाँ चली आ रही है वो बिल्कुल से हमने अलाउ की है। तो परंपरा अनुसार बाबा कमालुद्दीन के अनुयायी वहाँ शाम को जो उनका उर्स है, जो उनका संदल है, वहाँ असर की नमाज के बाद शामिल होंगे और मगरिब बाद वहाँ जो लंगर होता आया है परंपरा अनुसार वो लंगर भी होगा। और वहाँ सभी धर्मों को आ जाने की आज़ादी है। वहाँ बाबा कमालुद्दीन सभी धर्मों के लोग जाते आते हैं, वहाँ किसी की कोई मनाही नहीं है। इसलिए प्रशासन ने वो हमें प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल परमिशन दी है और वो अपनी शानो शौकत से उस वहाँ का मनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जब तक नहीं आता जब तक ये ऐसा ही विरोध जारी रहेगा। देखिए, आज पहला जुमा था और हमें पिछले 700 सालों के बाद ये जुमा वहाँ ना करने से वंचित रखा गया, इसलिए आज हमने कड़ा विरोध किया है। आगामी जुमे तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट हमें एक परमिशन दे दे या कोई ऐसा गाइडेंस अता कर दे यहाँ की धार जिला प्रशासन को या एएसआई को कि जो अपने मुस्लिम समाज के साथ अधिकारों के हनन कर रहे हैं वो कम से कम उनको वहाँ जुमे की नमाज अदा करने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट दे दे। तो हम अगला जुमा पूरी शानो शौकत से वहीं कमाल मुल्ला मस्जिद में अदा करते आए हैं और करते रहेंगे। आपका नाम बताओ? अब्दुल समद मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी मुस्लिम समाज सदर। पेसा मोबिलाइजर्स की रोजगार बहाली की मांग को लेकर धार जिला आदिवासी कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है। मनावर में आदिवासी कांग्रेस धार जिला अध्यक्ष सुनील स्टार चौहान के नेतृत्व में पेसा मोबिलाइजर्स से साथियों के समर्थन में विशाल रैली निकाली गई। रैली अंबेडकर चौराहे से प्रारंभ होकर एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां महामहिम राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस आंदोलन में मनावर, पीथमपुर, कुक्षी, धामनोद सहित कई क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पैसा मोबिलाइजर्स से शामिल हुए। जिला अध्यक्ष सुनील स्टार चौहान ने कहा कि केंद्र शासन द्वारा पैसा मोबिलाइजर्स की बहाली का निर्णय राज्य शासन को सौंपा गया है, लेकिन पंचायत राज संचालनालय ने फंड की कमी एवं भारत सरकार की आरजीएस योजना 31 मार्च 2026 को समाप्त होने का हवाला देते हुए लगभग 5000 पैसा मोबिलाइजर्स की सेवाएं समाप्त कर दी। उन्होंने कहा कि वर्षों तक कम मानदेय पर कार्य लेने के बाद अचानक सेवा समाप्ति से हजारों युवक युवतियों एवं उनके परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।
आदिवासी कांग्रेस इन साथियों के न्याय और पुनः बहाली के लिए मजबूती से संघर्ष करेगी। ज्ञापन कार्यक्रम में महिला कांग्रेस उमरबन ब्लॉक अध्यक्ष सुमन पटेल, वरिष्ठ नेता जर्मन पंजाबी करण सिंह दरबार, महामंत्री दिनेश राठौर, जिला संगठन मंत्री जगदीश कनेल, बच्चू इसके प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश भाटिया, महिपाल जाट, गजराज सोलंकी सहित बड़ी संख्या में पैसा मोबिलाइजर्स एवं कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ज्ञापन में महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग की गई है कि मध्य प्रदेश में कार्यरत पैसा मोबिलाइजर्स साथियों को पुनः बहाल किया जाए ताकि हजारों युवाओं एवं उनके परिवारों को आर्थिक संकट से राहत मिल सके। किस संबंध में दिया जा रहा है? मैं सबसे पहले तो मीडिया को बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार हमारे युवा साथी मध्य प्रदेश में जो मोबिलाइजर के पद पर थे, सरकार द्वारा उनको जब हटाए गए तो उनकी आवाज़ के लिए हमने आज मनावर में राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा है। क्योंकि देश में जिस प्रकार आज युवा आज रोजगार जो मिल रहा था उनको सरकार कहीं ना कहीं उनको हताश किया, तो उनकी आवाज़ बने हैं और पूरी आदिवासी कांग्रेस एवं नेता माननीय उमंग सिंह जी के निर्देशों पर हमने ये कार्य किया है और उनकी आवाज़ सदन में भी उठेगी, ऐसी मांग की जाएगी। आपका नाम? इंदौर में न्याय की आस में एक फरियादी पिछले 12 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक उसे न्याय की कोई किरण दिखाई नहीं दी। मामला इंदौर जिले के एक संपत्ति पर अवैध कब्जा और फर्जी तरीके से बेचने से जुड़ा बताया जा रहा है। फरियादों का आरोप है कि उसने वर्ष 2014 से लगातार कलेक्टर, एसडीएम और अन्य अधिकारियों को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला। हाल ही में 3 फरवरी 2026 के कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई में आवेदन क्रमांक 638544 के तहत फिर कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें प्रकरण के निष्पक्ष निराकरण की मांग की गई कि आवेदक का कहना है कि इस मामले में कई बार पत्राचार, दस्तावेज और प्रमाण अधिकारियों के समक्ष रखे गए, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। फरियादी की अपील है कि कुछ प्रभावशाली लोगों के कारण प्रकरण की लगातार टाला जाता रहा। फरियादी का दर्द साफ झलकता है। उसका कहना है कि 2014 में अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते अब उम्र ढलने लगी, लेकिन न्याय अभी भी कोसों दूर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाएगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। टीकेडी पर आपका बताइए क्या विवाद चल रहा है? हमारा किराएदारी का है और किराएदार वो ना तो किराया दे रहे हैं ना खाली कर रहे हैं और मारने के लिए गुंडे बदमाश लगा रखे हैं। सारे कागजात हमारे पक्ष में हैं, उसके बावजूद भी थाने पर भी आकर उन्होंने बातचीत किया। थाने वालों ने भी मांगा कि तुम्हारे पास कोई अगर तुम्हारी ये संपत्ति से कोई भी संबंधित कागजात हो तो प्रस्तुत करें, लेकिन आज 1 साल से कोई प्रस्तुत नहीं किया गया। तो आपने इसकी कंप्लेंट थाने पे की है? हमने इसकी कंप्लेंट थाने में तहसीलदारों, एसडीएम, पटवारी, कलेक्टर सभी को की है। प्रशासन से आपको क्या मदद मिल रही है इसमें? कुछ भी नहीं, आश्वासन आज कल करते हैं, परसों आना, सोमवार को आना, बुधवार को आना, 15 दिन बाद आना, 10 दिन बाद आना। कुछ है उनसे बात की होटल खाली करने की? उनको हमने लेटर 2-3 बार लिख दिए। हमने एक हमारे मित्र वकील को भी भेजा, लेकिन वो खाली करने को तैयार ही नहीं है। बोले हम इससे जो चाहे कर ले, हमने 40 साल से करके रखा हुआ है, हम इसको कुछ भी नहीं करें। गुंडे बदमाश लगा रखे। मेरे 3-4 एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, मेरे दोनों पैर फ्रैक्चर हैं। मैंने उसकी शिकायत आईजी को करी और दिखाया भी कि एमआई के अंदर इलाज करवाया और ये देखो, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीसीपी जो जोन 2 के राजेश व्यास जी ने उनको बुलाकर उस बात का किया, तो उस समय के डीसीपी संपत उपाध्याय को आपसी सांठगांठ से क्या करा क्या नहीं करा, उनका ट्रांसफ़र भी हो गया और कार्रवाई अभी तक रुकी हुई है। तो इस कागज़ के अंदर लिखा हुआ है स्पष्ट कि ये मालिकाना हक इनका है। मालिकाना हक आपका है? हाँ। आपका परिचय? मेरा नाम मंजीत सिंह। एसडीएम ने भी लिखित में दिया, किराएदारों को मकान मालिक बताया गया। आईडी ने भी लिखित में दिया हुआ है कि हमने इतनी भूमि अतिक्रमण की, बाकी भूमि के मालिक ये हैं, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। बड़ी खबर इस वक्त की इंदौर से आ रही है। इंदौर भिंड के चर्चित विष्णु यादव हत्याकांड के आरोपी अभेद्र तोमर की गोली मारकर हत्या।
पेट्रोल पंप के बाहर गोलियों से भूना, रैकी कर बदमाशों ने उतारा मौत के घाट। जेल से छूटते ही दुश्मनों ने लिया हत्या का बदला। पूरी रात छापेमारी करती रही पुलिस। हिरासत में कुछ संदिग्ध हमलावरों ने फिल्मी अंदाज में पहले उसकी रैकी की, फिर पीछा किया और मौका मिलते ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत की घाट उतार दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमों ने रात भर छापे मारे। अभेंद्र तोमर उर्फ आशु की हत्या में गुलशन यादव निवासी गोविंद नगर भिंड, डीलू लहारिया, गौरव जाट सहित 2 अन्य शामिल। अभेंद्र कुछ समय पहले की हत्या के मामले में जेल से छूटने के बाद इंदौर में रहकर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था। ताबड़तोड़ गोलीबारी में अभेंद्र को 2 गोलियां लगी, जबकि अन्य गोलियां आसपास खड़ी कारों में जा धंसी। हमले में उसके एक साथी को भी चोट आई है। लसुड़िया पुलिस ने मौके से कारतूस और अन्य सबूत जब्त किए हैं। लसुड़िया थाना क्षेत्र के गुलाब बाग की घटना। ये थाना लसुड़िया अंतर्गत 10:30 से 11 बजे की घटनाक्रम है। सूचना प्राप्त हुई थी कि गुलाब बाग पेट्रोल पंप के सामने कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोलीबारी की गई है, जिसमें अभी तोमर एवं अमन रजावत के ऊपर गोली की गई थी। तत्कालीन उन लोग को अस्पताल लेके गए, परंतु अभी तोमर अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया और अमन रजावत को मामूली चोट है। और फिर मौके पर वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल टीम भी मौके पर उपस्थित हुई और उन सभी के बयानों के आधार पर थाना लसुड़िया में गुलशन यादव, डेलू लहारिया और गौरव जाटव एवं अन्य 2 के विरुद्ध धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर बेचना में लिया गया। प्रथम दृष्टया कुछ लोगों से भी पूछताछ हुई है, जिसमें बताया गया है कि इनकी पुरानी पारिवारिक भिंड में रंजिश चल रही थी और आरोपी पक्ष एवं मृतक पक्ष सभी भिंड के रहने वाले हैं। और जो मृतक है वो 3 से 4 महीने पहले ही इंदौर में कंस्ट्रक्शन का काम करने आया था। महालक्ष्मी नगर में रेंटेड प्रॉपर्टी पे भी रह रहा था। अभी मूलतः पता चला है ये 4-5 महीने पहले ही भिंड से जमानत से छूट के ही यहाँ पे आया था। इसके खिलाफ भी हत्या का अपराध पंजीबद्ध हो चुका है। हाँ, इनके दोनों ही के बीच में जो अभी प्रथम दृष्टया सूचना प्राप्त हुई है वो पुरानी रंजिश के तहत ही पूरे घटनाक्रम को खारिज करना बताया गया। ये बात अभी सामने आई है, बाकी अभी इन तथ्यों को अभी जमीनी स्तर पर लाने के लिए अभी समय लगेगा। तो ये प्रथम अभी बहुत प्रारंभिक स्थिति में अभी चीजें सामने आई हैं, जिसमें जो भी चीजें सामने आई थी उसको भी अपराध पंजीबद्ध कर लिखित कर लिया। अभी आरोपियों के लिए हमने करीबन 3 टीमें लगा दी, अभी गिरफ्तारी की। इंदौर में कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। तुकोगंज थाना पुलिस ने फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर लोगों से पैसे ऐंठने के मामले में एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने असिस्टेंट क्लर्क की नौकरी लगाने का झांसा देकर पीड़ितों से हजारों रुपए ठग लिए थे। दरअसल ये मामला इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र का है, जहां एक पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने पुलिस को बताया कि उसके परिचित लक्ष्मण मेहरा ने खुद को कोर्ट का कर्मचारी बताते हुए उसे असिस्टेंट क्लर्क के पद पर नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। आरोपी ने नौकरी लगवाने के नाम पर पीड़िता से 25,000 रुपए लिए और उसे नियुक्ति पत्र सौंप दिया। वहीं जब पीड़िता नियुक्ति पत्र लेकर संबंधित कोर्ट में ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंची तो वहां जांच के दौरान पता चला कि नियुक्ति पत्र पूरी तरह से फर्जी है। इसके बाद पीड़िता ने तत्काल पुलिस को मामले की जानकारी दी। शिकायत मिलते ही तुकोगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और मुख्य आरोपी लक्ष्मण मेहरा को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि फर्जी नियुक्ति पत्र रिंकू चौहान नामक महिला ने तैयार किया था, जो एक साइबर कैफे संचालित करती है। इसके बाद पुलिस ने महिला आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने साइबर कैफे से कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जाँच कराई जा रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने अब तक कितने लोगों को इस तरह का शिकार बनाया है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। करने वाले कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया, किस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। एक सौतीवाता महिला द्वारा थाना तुकोगंज पर दिनांक 29/4/2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसको हाईकोर्ट इंदौर में असिस्टेंट क्लर्क की नौकरी दिलाने के नाम पर 25,000 रुपये ठग लिए गए, जिसके संबंध में उसको एक हाईकोर्ट का नियुक्ति पत्र भी दिया गया था। जब उसके द्वारा हाईकोर्ट में ये क्लियर पता किया गया तो वो फर्जी होना पाया गया, जिस पर से थाना तुकोगंज पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब एक लक्ष्मण मेहरा आरोपी को पकड़ा गया, जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है, एवं उसी ने बताया कि जो हाईकोर्ट का नियुक्ति पत्र आदेश तैयार किया गया था वो एक महिला है, वो
जो स्कीम नंबर 78 में रहती है और MP ऑनलाइन चलाती है, जिसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है कल। कितने आरोपी कुल टोटल गिरफ्तार? 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पूछताछ में बताया ये, और कितने लोगों के साथ इस प्रकार की ठगी की? पूछताछ अभी PR लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। मोबाइल की भी उसमें सर्चिंग कर रहे हैं हम लोग, डाटा देख रहे हैं। यदि और भी लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी की गई होगी तो हम निश्चित ही उन लोगों को भी इस प्रकरण में ऐड करेंगे और इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोई मामले दर्ज है किसी प्रकार के? नहीं, अभी इन लोगों के विरुद्ध कोई पूर्व के कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना पाएगा। बंटी बबली बनकर लोगों के साथ ठगी के अंजाम देते थे। ये एक ही जो जहाँ इसका MP ऑनलाइन का सेंटर था, ये आरोपी जो पूर्व में गिरफ्तार हुआ है लक्ष्मण मेहरा, वो भी उसी मोहल्ले का रहने वाला था। तो इनका उस ऑनलाइन सेंटर पे जाना रहता था, तभी से इन्होंने संगठित रूप से इस तरीके की प्लानिंग की और ये अपराध को अंजाम दिया गया। भोजशाला में आंदोलन के दौरान शहीद हुए कार सेवकों के परिजनों ने मां सरस्वती के दर्शन पूजन किए। इस दौरान श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला और पूरे परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा। भोजशाला परिसर के अंदर महिलाएं भक्ति गीतों पर जमकर नृत्य करती नजर आई। वहीं श्रद्धालु खुशी का उत्सव मनाते दिखाई दिए। परिसर में लगातार जयकारों के बीच हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जा रहा है। शुक्रवार को पहली बार पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ता भी हमारे बीच में उपस्थित है, मैं उनके नाम पुकारूंगा। घर में भाई तू पीछे जा। नीचे बढ़ जाओ, नीचे बढ़ जाओ, नीचे बढ़ जाओ। आप खोलिए इसको, आप खोल दो। इंदौर नगर निगम के जोन क्रमांक 6 में पदस्थ सहायक CSI महेंद्र सिंह चौहान द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किए जाने के मामले ने अब तुल पकड़ लिया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर करणी सेना ने नगर निगम अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग उठाई है। बड़ी संख्या में करणी सेना कार्यकर्ता DCP जोन 3 कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर महेंद्र सिंह चौहान को प्रताड़ित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की। दरअसल करणी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शुक्रवार को DCP जोन 3 कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। संगठन का आरोप है कि निगम के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा महेंद्र सिंह चौहान के साथ अनुचित व्यवहार किया गया, जिससे वे मानसिक तनाव में आ गए। परिजनों के अनुसार महेंद्र सिंह चौहान नगर निगम के जोन 6 में सहायक CSI के पद पर पदस्थ हैं। हाल ही में अपर आयुक्त द्वारा क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान एक स्थान पर गंदगी मिलने पर उन्हें हाजिरी मुक्त कर दिया गया था। परिवार का आरोप है कि अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की अनियमितताएं मिलने के बावजूद संबंधित कर्मचारियों पर केवल वेतन कटौती की कार्रवाई की गई, लेकिन महेंद्र सिंह चौहान के साथ सख्त कार्रवाई की गई। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि जब महेंद्र सिंह चौहान अपनी बात रखने नगर निगम आयुक्त से मिलने पहुंचे तो उन्हें मिलने तक नहीं दिया गया। इसके बाद वे लगातार तनाव और डिप्रेशन में रहने लगे थे। गुरुवार सुबह उन्होंने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं करणी सेना ने चेतावनी दी है कि यदि नगर निगम कर्मचारियों के साथ इसी तरह का व्यवहार जारी रहा तो संगठन आने वाले समय में नगर निगम के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगा। चौहान को न्याय दो, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा।
ये आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुख्य कारण है, किस लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं? आप मीडिया बंधुओं को पता होगा कि कल जो घटनाक्रम घटित हुआ है, नगर निगम के सहायक CSI महेंद्र सिंह चौहान ने जो पॉइजन खा के अपनी जीवन लीला समाप्त करने का जो प्रयत्न किया है, कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारियों द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया था। उसे छोटी सी गलती पे कार्यहाजिर से मुक्त कर दिया गया था, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में था और पूरा परिवार की जवाबदारी उसके ऊपर थी। इन सब तथ्यों को देखते हुए उसने जो आत्महत्या का प्रयास किया, अभी वो ICU में है। अब भगवान जाने उसकी स्थिति कैसी होगी, क्या होगी, तो उसे न्याय मिले। इस स्थिति में हम पूरे समाज जन संगठन के सभी लोग यहाँ पर आके उपस्थित हुए हैं कि वो पहले जिस स्थिति में नगर निगम में था, जिस पद पे उसे प्रमोट करके उच्च पद पे लिया जाए और उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और भविष्य में ऐसी किसी भी कर्मचारी के साथ में पुनरावृत्ति ना हो, किसी अधिकारी के प्रताड़ना का शिकार ना हो। इन सब उद्देश्यों को लेकर हम आज यहाँ पर आए हैं। और कौन अधिकारी थे जो प्रताड़ित कर रहे थे? देखिए, नगर निगम में बहुत सारे अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं नगर निगम के निचले दर्जे के कर्मचारियों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। वो कभी भी नगर निगम में लोग अपनी पूरी टीम बना के नहीं चलते हैं, वो सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं और कहीं ना कहीं जो छोटा पदाधिकारी होता है, कर्मचारी होता है, कार्यकर्ता होता है, वो इनसे प्रताड़ित होता है और कहीं ना कहीं इनके प्रताड़ना के कारण आज उसने ऐसा कदम उठाया है। तो कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा मैसेज नहीं है ये, भविष्य में इससे ये पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और जो पुलिस DGP जोन 3 को हम ज्ञापन देंगे कि जो वास्तव में जांच की जाए, जो लिप्त है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। कमिश्नर ने खंडन किया है इस चीज़ का कि कुछ टैंकर वगैरह बेचने का काम कर रहे थे CSI, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। देखिए, आरोप तो मैं कमिश्नर के ऊपर भी लगा सकता हूँ। कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर या सारे जितने भी महकमे के लोग हैं वो सब पैसा खा रहे हैं। आरोप लगाने से क्या होता है? टैंकर बिकता है क्या? कौन बेचता है टैंकर? टैंकर कैसे बिकेगा? कल से आरोप कुछ भी लगा देंगे तो मान्य थोड़ा है क्या? आप प्रूव करिए। आपने उसको जो हटाया है उसके अंदर आपने ये लिखा है कि अनियमितता पाई गई, साफ सफाई नहीं पाई गई वार्ड में, इसलिए आपने उस दिन 10 आदेश किए, जिसमें 9 आदेशों में आपने एक दिन का वेतन मान काटा है और सिर्फ महेंद्र सिंह चौहान साहब की ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि आपने इसको बहाल कर दिया, इसको कार्य मुक्त कर दिया। आप प्रदर्शित कर रहे हैं, कभी आपकी सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या होगा? देखिए, करणी सेना ने अगर कोई जिम्मा उठाया है तो अगर हमारी सुनवाई, आज हम छोटे लेवल पर इकट्ठे हुए हैं, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो आप सब को विदित है कि करणी सेना उग्र आंदोलन के लिए जानी जाती है। हमारे भाई का न्याय मिले, इस न्याय के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जाएंगे। ऋषिराज सिंह सिसोदिया, जिलाध्यक्ष करणी सेना परिवार इंदौर। सर, यहाँ पे करणी सेना के कुछ लोग आए थे, किस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया, क्या कुछ मांग करें? एक लेखी ज्ञापन दिया गया है कि एक महेंद्र सिंह चौहान है कोई, जो नगर निगम में कर्मचारी हैं और उनके द्वारा कोई विभागीय कार्रवाई की गई है और उन्होंने डिप्रेशन में आकर के कुछ संदिग्ध पदार्थ का सेवन कर लिया है, जिस कारण से उनकी हालत ठीक नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो। तो उस पर से उनके द्वारा कहा, ये एक ज्ञापन दिया गया है कि कुछ ऐसे उनके पास तथ्य आए हुए हैं कि जिस कारण से उसके द्वारा आत्मघाती कदम उठाया गया है। उन सारी चीज़ों पर जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञापन ले लिया गया है, खजराना थाने में इसकी जांच चल रही है और जांच में सारे बिंदुओं को शामिल कराया जाएगा। जो भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक आगे कार्रवाई की जाएगी। धार के ऐतिहासिक भोजशाला में आज शुक्रवार को विशेष धार्मिक आयोजन और सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूजा अर्चना संपन्न हो रही है। हाईकोर्ट द्वारा वर्ष भर श्रद्धालुओं को पूजा पाठ की अनुमति दिए जाने के आदेश के बाद ये पहला शुक्रवार है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजशाला पहुंचे, जहां सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजन का क्रम जारी रहेगा। सुबह 9 बजे मां वाग्देवी की आरती की गई। आपको बता दें कि वहीं मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने भी हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी और मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों ने लोगों से अपने घरों और नजदीकी मस्जिदों में नमाज अदा करने का आग्रह किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर में 1500 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। भोजशाला परिसर और संवेदनशील क्षेत्रों में रैपिड एक्शन फोर्स STF और स्थानीय पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। ड्रोन, CCTV और पेट्रोलिंग के जरिए पूरे शहर पर नजर रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा स्वयं घोड़े पर सवार होकर अश्वारोही दल के साथ क्षेत्र का लगातार भ्रमण कर रहे हैं। वहीं डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर्स से भोजशाला के गर्भगृह तथा बाहरी क्षेत्र में कोने कोने की बारीकी से जांच की गई। फिलहाल शहर में शांति का माहौल है। खास बात यह रही कि आज याचिका कर्ता कुलदीप तिवारी भी भोजशाला पहुंचे थे। भाई साहब, पहला शुक्रवार है, लगभग 725 सालों के बाद, संघर्षों के बाद हिंदू समाज शुक्रवार को दिन भर दर्शन पूजन आयोजन कर रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने जिस दिन इस भोजशाला की गौरवशाली परंपरा को ध्वस्त किया था, प्रतिमा को अपमानित करके बाहर की ओर फेंक दिया था,
तभी से हिंदू समाज अपनी माँ की गौरवशाली स्थापना के लिए, इसकी मुक्ति के लिए संघर्षरत था। लाखों लोगों की शहादत, सैकड़ों लोगों की अपनी परिश्रम के पश्चात आज वह पिछले दिनों शुक्रवार के दिन ये शुभ दिन आया था कि जो भोजशाला कल तक मस्जिद कहलाती थी अब वो माँ सरस्वती का मंदिर कहलाता है। आज पहली बार जो यहाँ बोर्ड पे लिखा था कि हिंदुओं का प्रवेश निषेध है, आज शुक्रवार है, आज मैं कह सकता हूँ कि इस परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध है। और आज पहली बार शुक्रवार के दिन हिंदू समाज 720 साल के बाद अपनी इच्छा से, अपनी श्रद्धा से, अपनी अनुकूल इस माँ की पूजा कर सकता है। कैसा हिंदू समाज में क्या उत्साह है, किस तरह से नज़र आ रहा है आपको? देखिए साहब, एक जिले ने दिखा दिया है कि किस प्रकार हम, अगर दिशा और दशा सही हो तो कैसे हम अपने स्थानों को प्राप्त कर सकते हैं। और पूरा जिला उत्साहित है। जिले भर से लोग प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं, जिन्होंने कहीं हर इस जिले का हिंदू समाज ने प्रत्येक ने कहीं ना कहीं इसमें दिया है। किसी ने तन से, किसी ने मन से, किसी ने धन से, हर एक का इसमें कहीं ना कहीं इसमें उसकी लगी है सहायता। तो वो सब खुश है क्योंकि भोजधार के हिंदुओं ने इस भोजशाला के विकट परिस्थितियों में संघर्ष में साथ खड़ा रहा। हर तरह की जैसी परिस्थिति बनी वैसा सहयोग दिया है। तो आज वो सब खुश है कि आज हमारा मंदिर जो कल तक मस्जिद के रूप में था, जहाँ शुक्रवार के दिन विधर्मी अपने हमारे मंदिर में बैठ के पूजा नमाज पढ़ते थे, जबकि यह मस्जिद नहीं थी, केवल उनकी जीत थी। सेकुलर राजनीति के चलते यह मस्जिद बनाई दी गई थी, जिसके कारण आज हिंदू समाज के पराक्रम के कारण आज यह भोजशाला मस्जिद, भोजशाला सरस्वती मंदिर बनी है। तो हिंदू समाज ने दीपावली मना रही है, पटाखे फोड़ रही है, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रही है। अभी भी यह क्रम चल रहा है। देश में बाहर से जिलों से भी कई लोग आकर के यहाँ आ रहे हैं। यहाँ तक कि 1305 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके राजा भोज के वंशजों को यहाँ से खदेड़ा था, उनमें जो यहाँ उस वक्त चले गए थे, कई परिवार आज आए हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई साहब हम यहाँ से कब गए थे, उन्हें पता ही नहीं था कब गए थे। तो जब बताते हैं कि 1305 में आपको यहाँ स्थापित किया था तब से। तो कल भी कम से कम 17 परिवार आए थे बाहर से, जिन्होंने अपनी माँ की आराधना की पहली बार। तो ये खुशी का दिन है। निश्चित ही हिंदू समाज के स्वाभिमान के गौरव की पुनर्स्थापना हुई है। और जब तक राजा भोज के काल की भोजशाला की स्थापना नहीं हुई थी, ढाका हिंदू समाज इस सत्याग्रह के माध्यम से अपनी बात को रखता रहेगा। शुभ नाम? गोपाल शर्मा, संयोजक भोजशाला मुक्ति यज्ञ। सुरक्षा के इंतजाम किए गए, क्या-क्या इंतजाम किए गए हैं? शुरू करने। धार जिले में माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश हैं और निर्देश हैं, उनके पालन में लगभग 1800 से ऊपर का बल यहाँ पे लगाया गया है। जो अनुमतियाँ पूजा की खासकर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और ASI के बाद दी गई हैं, सिर्फ उन्हीं को अधिकृत माना गया है, उन्हीं को यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा सभी जो नागरिकगण हैं, आगंतुक हैं, धर्मगुरु हैं, मीडिया बंधु हैं, सभी से मेरी अपील यही है, शांति सौहार्द भाईचारा बना के रखें। क्योंकि यहाँ पे खासकर हम लोगों ने सभी समुदायों से, संप्रदायों से, सभी लोगों से बातचीत की है। सभी को जो आदेश हैं उनकी प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं और ये सुनिश्चित हम लोग करेंगे कि इसका अक्षरशः पालन है। ठीक है सर। अल्लाह के अलावा कोई भी दूसरा पूजने योग्य नहीं है। अब आप समझिए कि हिंदू मंदिर में माता वाग्देवी का जो गर्भगृह है, उस गर्भगृह के ऊपर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो क्या ये माता वाग्देवी का अपमान नहीं है? क्या हिंदुओं का अपमान नहीं है? क्या सनातन आस्था का अपमान नहीं है? तो अभी तक क्योंकि विवादित था मामला, तो कोई बात नहीं। लेकिन अब जब ये सिद्ध हो चुका, कोर्ट ने अपनी मुहर लगा ली है और इस मामले में अभी स्टे भी नहीं है, अभी तक तो स्टे नहीं है, तो इसमें ASI को और यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं उनको पीथमपुर सरकारी अस्पताल बना रेफरल केंद्र, डॉक्टर खान पर अभद्र व्यवहार और लापरवाही के गंभीर आरोप। धरती के भगवान का शर्मनाक चेहरा, सुबह से तड़पती रही मरीज, इलाज के बजाय मिली डॉक्टर की डांट फटकार, परिजनों में भारी आक्रोश। कैमरा चालू होते ही डॉक्टर खान का लहजा हुआ नर्म। पीथमपुर एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर का एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC डाक बंगला इन दिनों मरीजों के इलाज के लिए नहीं बल्कि डॉक्टरों की मनमानी और संवेदनहीन
हीनता के लिए सुर्खियों में है। ताजा मामले में अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर खान पर एक पीड़ित मरीज और उसके परिजनों के साथ घोर अभद्र व्यवहार करने, समय पर इलाज न देने और अपनी नाकामी छुपाने के लिए सीधे इंदौर रेफर करने के गंभीर आरोप लगे हैं। घटना के बाद से स्थानीय जनता और पीड़ित परिवार में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ भारी आक्रोश है। दरअसल आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह एक मरीज अपनी गंभीर स्थिति के चलते इलाज कराने अस्पताल पहुंचा था। परिजनों का आरोप है कि मरीज सुबह से अस्पताल परिसर में तड़पता रहा, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर खान की मनमानी लंबे इंतजार के कारण मरीज की हालत लगातार बिगड़ती गई और उसे तेज घबराहट, चक्कर व उल्टी की शिकायत होने लगी। इलाज मांगा तो मिली डांट, ऊंची आवाज में किया दुर्व्यवहार। 3 बड़े सवाल जिनका जवाब जनता चाहती है। लाखों की मशीनें और बड़ा अस्पताल सिर्फ दिखावा। यदि हर मामूली और सामान्य केस को भी इंदौर ही रेफर करना है तो पीथमपुर में इस आलीशान सरकारी अस्पताल और यहाँ तैनात डॉक्टरों की फौज का औचित्य क्या है? क्या ये अस्पताल सिर्फ रेफरली पर्ची काटने का केंद्र बन चुका है? क्या यह अस्पताल सिर्फ रेफरल पर्ची काटने का केंद्र बन चुका है? श्रमिकों के जीवन में खिलवाड़ कब तक? पीथमपुर एक औद्योगिक नगरी है जहां हजारों गरीब श्रमिक और मध्यम वर्गीय परिवार निवास करते हैं। आपातकालीन स्थिति में इंदौर भागना हर किसी के बजट और बस में नहीं होता। इलाज में होने वाली इस देरी का जिम्मेदार कौन होगा? अभद्र व्यवहार करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई क्यों नहीं? मरीजों को संतावना देने के बजाय उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करने वाले डॉक्टर खान जैसे अधिकारियों पर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन मेहरबान क्यों है? अस्पताल परिसर में मौजूद अन्य प्रत्यक्षदर्शियों ने भी इस व्यवस्था पर नाराजगी जताई। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यहाँ डॉक्टरों की मनमानी आए दिन की बात हो चुकी है। परिवार चिल्ला के बात क्यों कर रहे हो? नहीं चिल्ला के पहली बार, अभी चिल्ला के बाद पेशेंट सुबह से है, नहीं करेंगे उनकी सीबीसी वहाँ ले गए तो पोर्टल उनको घबराहट हो रही है। वो बता रहे हैं सुबह से परेशान है, हम सुबह से लेके आए यहाँ के चिल्ला चोट कर रहे हैं परिवार पे। यही बात आप पहले रेफर कर दो और मैंने उनको एम्बुलेंस का भी बोल दिया था कि एम्बुलेंस रजिस्टर कर देंगे। अब आप प्यार से बोलने लग गए सर, कैमरा ऑन हुआ तो